ये कहा जाता है कि एक हत्यारा था जिसे लोग बीक किलर कहते थे, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा अपराध स्थल पर भी अक्षर छोड़ता था। उस रात 2 आदमी एक गर्ल की हत्या करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, और दुर्भाग्य से उनके लिए जैसे ही वे हमला करने वाले थे, बीक किलर वहां प्रकट हुआ। अगली सुबह हम मुख्य पात्र कोको से मिलते हैं, जो वास्तव में वही रहस्यमय बीक किलर है। वो आमतौर पर लिली के घर काम करने जाता है। लिली जांच टीम की सदस्य है और जल्दी में काम पर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, उसे वापस आना पड़ा क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गई थी। लिली जब काम पर पहुंची तो उसने जाना कि बी ने एक और घटना को अंजाम दिया है। घूमते हुए उसने अपराध स्थल पर एक अजनबी को देखा। उसे नहीं पता था कि ये काले कपड़ों में आदमी कौन है, और उसने सोचा कि ये कोई ड्रंक अंकल होगा जो वहां भटकते हुए आ गया होगा। लेकिन उसके बॉस ने उसे बताया कि ये व्यक्ति एक जीनियस है। जब वे पुलिस स्टेशन लौटे तो उनके सुपीरियर्स ने बताया कि ये आदमी कीथ फ्लिक है, जो एक जीनियस है और 10 सालों तक गायब रहने के बाद अब वापस आया है। कीथ अब इस केस को हल करने में उनकी मदद करेगा। इस बार पीड़ित 3 मानसिक रूप से बीमार भाई थे, जिन्होंने एक गर्ल को किडनैप कर उसे प्रताड़ित किया था। वो गर्ल अभी अस्पताल में इलाज करवा रही थी। उन तीनों में से 2 मर चुके थे और एक गायब था। उनका काम अब भी नामक हत्यारे की जांच करना था, जिसने इन दोनों मानसिक रूप से बीमार लोगों को मार डाला था। बॉस को संदेह था कि ये व्यक्ति हाल के वर्षों में 15 केसेस में शामिल था। हत्या का तरीका बहुत सिंपल था, एक घातक वार जो पीड़ित को तुरंत मार डालता था। कीथ ने केस की ब्रीफिंग के दौरान स्लीप कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने बी का सिंबल देखा, उसे कुछ एहसास हुआ। इस बीच जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बचा था, उसने एक मिलिट्री व्हीकल चुरा लिया और शहर में केओस फैलाना शुरू कर दिया। कीथ अपने पुराने दोस्त डॉक्टर से मिलने गया। कुछ समय तक पुरानी बातें करने के बाद उसने डॉक्टर को सिगरेट्स का एक पैकेट फेंक दिया और वहां से चला गया। जल्द ही पुलिस को खबर मिली कि वो मानसिक रूप से बीमार आदमी एक टैंक चला रहा है और शहर में तबाही मचा रहा है। पुलिस ने तुरंत लोगों को इसे रोकने के लिए भेजा, लेकिन पुलिस स्टेशन की सारी इंफॉर्मेशन कोको ने पहले ही सुन ली थी और वो एक्ट करने के लिए निकल पड़ा। जब पुलिस कार्स भेजकर टैंक का पीछा कर रही थी, तब टैंक बार बार फायर कर रहा था ताकि बीक किलर को उकसाया जा सके। लिली ने अपनी कार से चेस करके टैंक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार गया। एक और गाड़ी ने पीछा किया, लेकिन टैंक एक टनल में घुस गया और वहां से फायर किया। जब पुलिस सुरंग से बाहर निकली तो किसी को नहीं पता था कि टैंक कहां गायब हो गया। पुलिस स्टेशन में सब सोचने लगे और उन्हें समझ आया कि टैंक का इंजन ऐसा था जो डिटेक्शन सेंसर्स को चकमा दे सकता था। कीथ अभी अभी जागा था और सब कुछ रिव्यू करने के बाद उसने एक लंबा फॉर्मूला लिखा और निष्कर्ष निकाला कि ये एक रॉबरी थी जिसे रायॉट की तरह दिखाया गया था। फिर उसने क्षेत्र को सीमित किया और पूछा कि सुरंग के नीचे क्या था। नीचे एक पुरानी सबवे लाइन थी। समस्या को समझते हुए पुलिस ने एक टीम को पुराने ट्रेन स्टेशन की जांच करने के लिए भेजा और दूसरी टीम को एविएशन म्यूजियम की निगरानी करने को कहा ताकि आसमान पर ध्यान रखा जा सके। इस बीच एक ट्रेन को मानसिक रूप से बीमार आदमी और उसके साथी ने हाईजैक कर लिया था। कोको पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसने मानसिक रूप से बीमार आदमी और रेड हेड मैन को उसके सामने आने के लिए मजबूर किया। मानसिक रूप से बीमार आदमी तो इस प्लान में सिर्फ एक मोहरा था, इसलिए उसे तुरंत खत्म कर दिया गया। रेड हेड मैन के साथी ने एक बलून चुरा लिया था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया। अब रेड हेड मैन को समझ आया कि कोको ब्लैकविंग्ड किंग है, एक शक्तिशाली प्राणी जो इंसान नहीं है। इस बीच जांच टीम ने टैंक का सही लोकेशन खोज लिया था, लेकिन उसे पहले ही छोड़ दिया गया था और अंदर कोई क्लू नहीं मिला। कोको ने पहले ही रेड हेड मैन के माथे पर एक मार्क बना दिया था, जिससे वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसके सिर के आर पार एक तलवार चली गई। इसके बाद कोको बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गया। यहां कोको अपने काम को खत्म करने के बाद अपने पंख फैलाकर उड़ गया और अगले मॉर्निंग जांच दल ओवरटर्न्ड ट्रेन के पास गया। कीथ को एहसास हुआ कि वो एक बिंदु पर गलत था। उन्होंने टैंक को सेना को लौटा दिया और सेना ने जांच दल से केस को बंद करने और इसे सिर्फ एक ट्रेन डिरेलमेंट के रूप में देखने का अनुरोध किया। हालांकि
प्रेस ने पता लगाया कि ओवरटर्न्ड ट्रेन ने लेटर बी का आकार बना लिया था, इसलिए केस को अभी भी बंद नहीं किया जा सकता था। जिस मास्टरमाइंड ने बलून चुराया था, उसे एहसास हुआ कि उसने वही पाया जिसकी उसे तलाश थी, जबकि कोकू अपनी मार्क छोड़ता रहेगा जब तक कि वो व्यक्ति उसे ढूंढ न ले। कहीं पर एक येलो कोट पहने व्यक्ति अपने प्लान के लिए एक रैबिट पर एक्सपेरिमेंट करने की योजना बना रहा था, लेकिन अकॉम्प्लिसेस ने उस येलो कोटेड मैन को बेहोश कर दिया और उसे मशीन में डाल दिया ताकि रैबिट के बजाय वो स्वयं एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बन जाए। उस व्यक्ति ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, और फिर उसे भयानक डेथ का सामना करना पड़ा। बलून थीव्स में से एक इसके पीछे था। अब कोकू लिली के घर पर एक वायलिन क्राफ्ट्समैन के रूप में काम कर रहा था। उसे म्यूजिक की इतनी प्रतिभा थी कि बॉस का बेटा सोचने लगा कि उसने क्राफ्ट्समैन बनने के बजाय म्यूजिशियन क्यों नहीं बनने का चुनाव किया। बॉस के लिए कोकू वो बच्चा था जिसे वो अक्सर अपने बेटे से तुलना करता था। पुलिस स्टेशन में वे मार्केट मेकर नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की जांच कर रहे थे जो अपराधियों और युद्धों को रॉयल ऑर्डर्स के तहत नियंत्रित करता था। वे असैसिनेशंस, सैबोटेज और इन्फिल्ट्रेशन जैसी गुप्त गतिविधियां अंजाम देते थे। उनके हर मेंबर के दाएं हाथ पर स्कल टैटू होता था, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो अब ऑब्लिवियन में गिर चुकी थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस बार एक नए क्राइम सीन की जांच करने बुलाया गया, जहां कई कॉर्पसेस पड़ी थी और अभी भी लेटर बी के निशान बचे थे। कीथ वहां पहुंचा, लेकिन उसने अपने हेयर कट कर लिए थे और वो कम अस्त व्यस्त दिख रहा था, जिससे लिली उसे पहचान नहीं पाई। कीथ ने बी सिंबल को देखा और समझा कि ये बी किलर का काम नहीं था, क्योंकि ये बहुत अधिक जटिल था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि कीथ का क्या मतलब था। बॉस एरी को अटारी में देखने के लिए बुलाया गया। वहां उन्होंने एक ड्राइड अप कॉर्प्स की खोज की। जांच के दौरान पाया गया कि यह शरीर टॉक्सिक गैस पॉइजनिंग से मरा था। डॉक्टर ने पाया कि यह जहर कई अलग अलग प्रकार के पॉइजन का संयोजन था। इसका प्रभाव जल्दी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत धीरे धीरे हुआ, जिससे यह स्पष्ट था कि अपराधी चाहता था कि पीड़ित भयंकर पीड़ा में मरे। इसका कोई क्योर नहीं था, क्योंकि यह एक उन्नत प्रकार का पॉइजन था और इसके लिए एंटीडोट तैयार करने में समय लगेगा। सफलता की संभावना भी बहुत कम थी, क्योंकि डॉक्टर खुद इस पॉइजन का क्रिएटर नहीं था। डॉक्टर ने कीथ को सलाह दी कि वो एरिक से कहे कि वो अपराधी को जल्दी से खोजे, इससे पहले कि वो इस पॉइजन का उपयोग टेररिज्म के लिए करे। डॉक्टर ने कीथ से पूछा कि क्या वो पिछले 7 ईयर्स से उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था। कीथ ने अब तक हार नहीं मानी थी और उसे कुछ लीड्स मिली थी। इस बीच इन्वेस्टिगेशन टीम को अपराधी का मोटिव पता चला कि उसने एक पॉलिटिशियंस फैमिली को टॉक्सिक गैस से मार डाला था और अगला लक्ष्य एक हाई लेवल ऑफिशियल्स पार्टी हो सकता था। चूंकि अभी कोई एंटीडोट नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से तैयारी करनी थी। ड्राइड अप कॉर्प्स की पहचान एक सीनियर रिसर्चर के रूप में हुई जो 6 मंथ्स पहले लापता हो गया था। यह व्यक्ति संभवतः टॉक्सिक गैस का क्रिएटर था और जब वो बेकार हो गया तो उसे हटा दिया गया। एरिक ने लोगों को यह जांचने के लिए कहा कि हाल ही में किसी रिसर्च डिपार्टमेंट से कोई मटेरियल्स या इक्विपमेंट चोरी हुआ है या नहीं, जिसका उपयोग टॉक्सिक गैस बनाने में किया जा सकता था। बाकी लोग पार्टी हॉल गए, वहां सुरक्षा कड़ी कर दी और हर सस्पिशियस पर्सन की जांच की। घबराहट से बचने के लिए वे टॉक्सिक गैस के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे। इस बीच कोकू ने सुना कि सेनेटर और उसके परिवार की हत्या का दोष उसके सिर पर लगाया जा रहा था। उसने अपने हाथ को खुद काट लिया और बॉस से अनुमति मांगने की कोशिश की। छोड़कर अर्ली हॉल में कई पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी ताकि पार्टी की निगरानी कर सके। लिली खाने को देखकर ड्रूलिंग कर रही थी, जिससे दूसरों ने उसे ध्यान देने के लिए कहा। किसी ने अभी तक कुछ सस्पिशियस नहीं देखा था। कोकू ने भी खुद को डिस्गाइज कर लिया था ताकि वो यहां पार्टी में स्नीक कर सके और वॉरेन को कई लोगों का ध्यान मिल रहा था। साइड नोट, वॉरेन का आउटफिट बहुत महंगा था। एक जेन्युइन आउटफिट की कीमत किसी ब्रांड नेम कार जितनी हो सकती थी। बैलून चोर भी यहां ब्लेंड हो चुके थे ताकि आतंक फैला सके। सर्विलांस की तरफ सुनहरे बालों वाली कायला ने एक जेस्चर और एक्शन मॉनिटरिंग मशीन सेटअप की थी। अगर किसी ने जरा भी अनयूजुअल साइंस दिखाए तो वे डिटेक्ट हो जाते। एरिक ने उसे मॉनिटर करने और दूसरों की एक्शंस कंट्रोल करने को कहा। फिर उसने सभी से पूछा कि स्थिति कैसी थी।
हर जगह गार्ड्स और जांच चल रही थी, लेकिन कोई स्ट्रेंज साइंस नहीं थे। फ्रंट गेट पर केवल कीथ ही अजीब था। उसने लाइन में लगने की कोशिश की, लेकिन एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वो फव्वारे में जा गिरा। लेकिन एक जगह पर पुलिस को एक अपराधी ने मार दिया, जिसने उनकी आवाज इमिटेट कर दूसरों को डिसीव कर लिया। उसने वहां एक पॉइजन गैस बॉम्ब प्लांट किया और वेटर के आउटफिट में वहां से चला गया। बैलून चोरों ने अब एक्ट करना शुरू कर दिया था। वॉरेन उन्हीं में से एक था और उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। कोको ने इसे देख लिया और उस पर नजर रखने का फैसला किया। सुनहरे बालों वाले आदमी को सस्पिशियस पाया गया और बाकी लोग तुरंत दौड़कर उसे रोकने आ गए, इससे पहले कि वो एक अधिकारी पर चाकू से हमला कर पाता। सभी को लगा कि वो केवल पॉइजन गैस से धमका रहा था, लेकिन असल में उसने चाकू का इस्तेमाल किया। जब उसे पता चला कि इन्वेस्टिगेशन टीम भी यहां है, तो उसने अपने अकॉम्प्लिस को अलर्ट करने के लिए चिल्लाया। उसका अकॉम्प्लिस तुरंत पूरे हॉल की पावर कट कर देता है। सुनहरे बालों वाले मारियो ने, जिसने अभी अभी इस व्यक्ति को पकड़ा था, उससे पूछताछ की कि उसने क्या किया है। उसने बताया कि वो और उसका साथी 9 बजे से इस जगह को कंट्रोल कर चुके थे। उसने कहा कि पॉइजन गैस पूरे शहर में फैल जाएगी और सभी की मौत हो जाएगी। अगर कोई इसे रोकना चाहता है तो उसे मेयर को मारना होगा। सभी पैनिक करने लगे और दरवाजे तोड़कर बाहर निकलने की मांग करने लगे। मारियो को यह आदमी क्रेजी लगा, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहा था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की सबसे स्पेक्टैकुलर ट्रेजेडी होगी। ये आतंकी हमला बाद में जरूर मेंशन किया जाएगा और उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जबकि पीड़ित और पुलिस वालों को कोई याद नहीं करेगा। इस दौरान मॉनिटरिंग रूम में कायला सिस्टम को हैक करने के लिए संघर्ष कर रही थी और चाहती थी कि सभी चुप रहें और उसे जल्दी न करें। मारियो को एहसास हुआ कि यह आदमी बहुत अनलकी था, जिसने कायला को गुस्सा दिला दिया था। इसी दौरान कोको ने वॉरेन का पीछा किया। इस वॉरेन ने अपनी पहचान रिवील की कि वही उन 2 लोगों का मास्टरमाइंड था जिन्होंने पॉइजन गैस बनाई थी। उसने कहा कि उसे कोको का बॉडी चाहिए, लेकिन उसे जिंदा नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच कॉम्बैट शुरू हो गया, लेकिन ये पहले वाले रेड हेड आदमी जितना आसान नहीं था। कोको ने उससे पूछा कि वे लोग कौन हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पास के स्केटबोर्ड को पकड़कर एस्केप करने लगा। उसने बिल्डिंग की दीवार पर ग्लाइड किया और फिर नीचे लैंड करके दौड़ने लगा। कीथ ने यह देख लिया और अपनी एक कुली की कार हाईजैक कर उनका पीछा करने लगा। इसी बीच कोको और वो दूसरा व्यक्ति एक पहाड़ी सड़क पर पहुंच चुके थे। दोनों लगातार एक दूसरे के करीब बने रहे। स्केटबोर्ड वाला आदमी गन से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोको डॉज करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसे उसे ढूंढना था। फिर वो पहाड़ी से नीचे फिसल गया और अपने अकॉम्प्लिस को सूचना दी कि द किंग हैज लैंडेड और उसका पीछा जारी रहा। उसने एक बम फेंका और हम पुलिस की तरफ लौटते हैं। कायला धीरे धीरे सिस्टम में घुसे हैकर पर हावी हो रही थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो बैलून चोरों के लोग सामने आए और उस हैकर को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो अब उनके लिए यूजफुल नहीं था। रेजिस्टेंस रुक गया और कायला, यहां पूरी जांच टीम समय पर एस्केप नहीं कर पाई, लेकिन एरिक ने कायला से कहा कि वो गैस को वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग करके खाली कमरों में मोड़ दे, और उसने कहा कि अगर कोई गलती हुई तो वो इसकी जिम्मेदारी लेगा। फिर उसने कीथ को बुलाया, जिसे लगा कि ये पॉइजन गैस नकली है, क्योंकि ये पूरी घटना 2 नार्सिसिस्ट्स द्वारा रची गई थी। उनके पास इतना साहस नहीं था कि वे इस दर्दनाक पॉइजन गैस को सहन कर सकें, इसलिए ये सिर्फ अनएस्थेटिक गैस ही होगी। इस घटना के 2 अपराधी किसी दूसरे क्रिमिनल ग्रुप द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे और ये ग्रुप किसी और टारगेट को निशाना बना रहा था। कीथ को एहसास हुआ कि एक क्रेजी सर्कल बनने वाला था। बलून थीव्स अब एकत्रित हो चुके थे और उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया था, ब्लैकविंग किंग को वापस लाने के लिए। इस बीच कोको को एक झील पर बुलाया गया। वहां सफेद बालों वाले आदमी ने उसे बताया कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ ये जानना चाहा कि वह लड़की कहाँ है। कोको जानता था कि वो लड़की उसकी जिंदगी की लाइट थी, क्योंकि उसकी यादें लगभग गायब हो चुकी थी और इस समय वो खोया हुआ महसूस कर रहा था।
सफेद बालों वाला आदमी उसे यहां लाया था ताकि वो सब कुछ याद कर सके। कुछ इमेजेस उभरी जिससे वो ट्रांसफॉर्म हुआ और तुरंत हमला कर दिया। अब उसे एक बात समझ में आ गई। जिसने कोको की यादों को लॉक किया था वो कोई और नहीं बल्कि कोको खुद था। उसने वो सब कुछ भूल जाना चाहा था जो उस दिन हुआ था, लेकिन सफेद बालों वाला आदमी उसे ये भूलने नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी और कुछ बैक एंड फोर्थ ग्लाइड्स के बाद कोको ने जीत हासिल कर ली। उसने सफेद बालों वाले आदमी के हार्ट में स्टैब कर दिया। मरने से पहले उसने कोको से कहा कि वो उसका बायां पैर काट दे क्योंकि भविष्य में ये किसी समय उसके काम आएगा। फिर उसने एक कॉन्स्टलेशन से जुड़ा संकेत दिया और मर गया। इस बीच जांच दल जाग चुका था। उन्होंने वास्तव में अनएस्थेटिक गैस में सांस ली थी, लेकिन असली गैस कंटेनर्स भी वहां पाए गए। हालांकि जिस दीवार पर गैस कंटेनर्स थे वहां 2 इंसानों की स्किन चिपकी हुई मिली। कीथ और उसका सहयोगी उसी झील पर पहुंचे, लेकिन ऐसा लगा कि वे बहुत देर कर चुके थे। लिली को अब लगने लगा कि हाल ही के सभी मामले आपस में जुड़े हुए थे और वे किसी भी रहस्य को हल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मारियो ने वो ओथ दोहराया जो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स बनने के समय लिया था। मारियो का मानना था कि उन्हें बस आने वाले मामलों को हल करना था और किसी न किसी तरह ये सुराग उन्हें अंतिम जवाब तक ले जाएगा। इसलिए बिना मतलब सोचना अब बेकार था। सालों पहले जिस व्यक्ति से कीथ प्यार करता था उसकी बेरमी से मर्डर कर दी गई थी। उस समय वो गहरे अवसाद में था, लेकिन हमेशा हत्यारे को खोजने की कोशिश करता रहा जो हर बार एक डेड एंड पर खत्म होती थी। कोको जब लाइब्रेरी की ओर जा रहा था तब लिली ने उसे लिफ्ट दी। लिली उससे पूछती रही कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने बातचीत को घुमा दिया और पूछा कि वो आज काम पर क्यों नहीं थी। हालांकि वो लगातार उससे उसके टाइप के बारे में पूछती रही ताकि वो उसके लिए किसी को इंट्रोड्यूस कर सके। दूसरी ओर कीथ भी लाइब्रेरी में था, जहां लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि उसकी लाइब्रेरी कार्ड और आईडी 1 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। कोको ने लिली से उस स्टार नेम के बारे में पूछा जो सफेद बालों वाले आदमी ने उसे बताया था, और उसने उसे विस्तार से समझाया क्योंकि उसका हाई स्कूल बॉयफ्रेंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत दिलचस्पी रखता था, इसलिए वो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। कीथ अभी भी पेपरवर्क में उलझा हुआ था। तभी कोको लाइब्रेरी पहुंचा जब कीथ वहां से निकल रहा था। अचानक कोको को सफेद बालों वाले आदमी के शब्द याद आए और उसने वापस मुड़कर देखा जबकि कीथ गिर चुका था। फिर कीथ जब अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने देखा कि एलिवेटर खराब था, इसलिए उसे स्टेयर से जाना पड़ा। जब वो अपने रूम में पहुंचा तो उसने वहां लिली को पाया जो किसी काम से उससे मिलने आई थी, लेकिन वो उसे छोड़ना चाहता था। फिर भी वो जिद्दी होकर रुकी रही, इसलिए कीथ को उसे अंदर आने देना पड़ा। कीथ ने फिर खाना पकाया जबकि लिली ने बी किलर की फाइल निकाली और उसे पढ़कर सुनाया। वो अनिच्छुक था, लेकिन पूरी तरह सुना बिना इंटरप्ट किए। लिली को यह अजीब लगा कि हाल ही में बी किलर ने पहले जैसी अटेंशन ग्रैबिंग केसेस नहीं किए थे। कीथ ने उसे एक बॉल ऑफ सूप दी जो उसने पकाई थी और खाने के बाद उसे जाने के लिए कहा। बोरिस, जो डाउनस्टेयर्स उसका कोलीग था, ने लिली की कार को पहचाना और पता लगाया कि वो कीथ के हाउस में थी। उसे उन दोनों के बीच कुछ शेडी लग रहा था। लिली ने फिर अपने दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन को व्यक्त किया और सोचा कि कीथ इसका जवाब दे सकता है। उसने केक्स का इस्तेमाल कर एग्जाम्पल्स दिखाए, प्रत्येक केक से हालिया इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स को इलस्ट्रेट किया, लेकिन परिणाम एक मेस निकला जिसमें कोई अपैरेंट कनेक्शन नहीं था। फिर भी वो विश्वास करती थी कि कीथ इसे समझा सकता है। कीथ चाहता था कि वो इस मेस को पहले रीअरेंज करे, लेकिन जब वो नहीं कर सकी तभी वो उससे पूछने आई। उसने कहा कि उसे केक्स और उनके बेकर से माफी मांगनी चाहिए कि उसने फूड के साथ खेला। कीथ को लगा कि लिली एक फूल है, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये रियलाइज कर लेगी कि एक तीसरी फोर्स सब कुछ शैडो से कंट्रोल कर रही थी। वर्तमान में चीजें बैलेंस थी, लेकिन जैसे ही डार्कनेस गायब होगी ये फोर्स एक्ट करेगी। ये फोर्स सब कुछ निगल जाएगी और वे केवल बेबस होकर देख सकते थे बिना कुछ कर पाने के। कीथ ने फिर सब कुछ हटा दिया और लिली को इस केस से दूर रहने के लिए कहा।
उसे लगा कि ये केस किसी ऐसे क्यूरियस पर्सन के लिए नहीं था जैसा कि वह थी। लिली ने मना कर दिया, जिससे कीथ गुस्सा हो गया। बोरिस ने कुछ सुना और अंदर आकर देखा कि कीथ को लिली ने पिन कर रखा था। लिली को एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कीथ फिसल कर गिर गया था। अचानक कायला वहां आ गई क्योंकि बोरिस ने कहा था कि यहां कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। मारियो भी आने ही वाला था। बोरिस ने समझाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे फोन यूज करना नहीं आता था। कायला को नहीं समझ आ रहा था कि डोर टूटा कैसे। इस बीच मिस्टेरियस फोर्स को अपनी पावर मेंटेन करने के लिए अब किसी सिरम की जरूरत थी। वे काफी फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि कोकू को पकड़ना अभी भी डिलेड था, और यहां तक कि व्हाइट हेड मैन जैसे टैलेंटेड व्यक्ति ने भी अपनी लाइफ खो दी थी। बोरिस अब कीथ से डांट खा रहा था कि उसने उसके घर को पार्टी हाउस बना दिया। उसने पूछा कि कीथ लिली के बारे में क्या सोचता है, और उसने सीधा कहा कि वह एक फूल की तरह थी। लेकिन फिर भी लिली फूलिश होने के बावजूद बहुत कुछ समझती थी, और उसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स कीथ की वंस लव्ड पर्सन से मिलती थी। उधर ऑफिस में ब्रैन, जो इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर था, ने रिकॉर्ड्स में एक फाइल खोजी जो एक्शंस को लॉग करती थी। उसने ये रियलाइज किया कि उसकी खुद की फोन से उसी मोमेंट की एक रिकॉर्डिंग थी। घबराकर ब्रैन बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल गया। उसने फिर मिस्टर बोरिस को कॉल किया और जाना कि वे कीथ के घर पर थे। उन्होंने ब्रैन को वहां बुलाया, लेकिन अब ब्रैन को शक था कि वो टारगेट किया जा रहा है, और वो हर किसी से सतर्क हो गया। ब्रैन ने फिर डिसाइड किया कि उसे कीथ के घर जाकर सभी के साथ रीग्रुप करना चाहिए। कोकू अब एक पोल्यूटेड एरिया में पहुंच चुका था और उस स्टार को पाया जिसे व्हाइट हेड मैन ने उसे दिखाया था, लेकिन अभी भी उसके इंटेंशन को समझ नहीं पाया। इस बीच ब्रैन की हत्या एलिवेटर में हो चुकी थी, और वहां एक और बी मौजूद था। जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ब्रैन के अटैक के दौरान एलिवेटर कैमरा डिस्कनेक्टेड था। अब उन्हें शक होने लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि ब्रैन को सही समय पर बचा लिया गया और वो अभी भी अलाइव है। एग्जामिनेशन के दौरान कोई स्ट्रगल के साइंस नहीं मिले, इसलिए डॉक्टर को लगा कि ब्रैन पर हमला किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जो उसके बिल्कुल पास खड़ा था। और वह डॉक्टर फिर रिवील करता है कि चेतना खोने से पहले ब्रान ने उसे ये वॉच कीथ को देने के लिए कहा था। एरिक बाद में सुनता है कि ब्रान ने क्रिटिकल कंडीशन से सर्वाइव कर लिया है और उसे कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा, सिवाय एक हल्के दर्द के जब मौसम बदलेगा। इसे एक मिरेकल माना जा सकता है। एरिक चाहता है कि ब्रान की कंडीशन सीक्रेट रखी जाए क्योंकि वे इन्वेस्टिगेशन टीम के बाहर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोकू और एलवाई का परिवार एक न्यूली क्राफ्टेड वायलिन कस्टमर को डिलीवर करने गया है। अचानक कोकू को कीथ दिखता है और उसे लगता है कि यही वो लीड हो सकती है जिसकी उसे जरूरत है। अस्पताल से लौटने के बाद कीथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है, जिससे एलवाई सवाल पूछता रहता है। कायला को एरिक ब्रान की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। बाद में कीथ कॉल करता है और कायला से उनकी बातचीत को कॉन्फिडेंशियल रखने को कहता है। वो उसे कुछ नेम्स की जानकारी अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करने को कहता है। फिनिशिंग के बाद कायला पेमेंट मांगती है और अपना काम जारी रखती है। अचानक कायला को कुछ ऐसा मिलता है जो ब्रान से जुड़ा हुआ है। कीथ और एलवाई पुलिस स्टेशन लौट आते हैं और कोकू भी अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करके सिक्योरिटी बाईपास करते हुए उनके पीछे स्नीक करता है। रास्ते में एलवाई को कायला बाथरूम में खींच लेती है ताकि जरूरी बातें डिस्कस कर सके। अब मास्टरमाइंड लोग छिप गए हैं और सबसे सैवेज मेंबर ने ज्यादा मांग की है और पुलिस डिपार्टमेंट के मोल से खबर आने का इंतजार करने का निर्णय लिया है। अगर चीजें गलत होती हैं तो वे उस व्यक्ति को खत्म कर देंगे। इस सैवेज मेंबर और कमांडर की फीमेल असिस्टेंट के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है क्योंकि वो ड्रग की कमी और इसके कमजोर प्रभावों को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रही होती है, जबकि सैवेज मेंबर इसे वेस्टफुली यूज कर रहा होता है। कायला को ब्रान के डैमेज्ड कंप्यूटर से डेटा रिकवर करने का टास्क दिया जाता है। वो फिर एलवाई को 2 पुलिस विभाग के कर्मचारियों की जानकारी दिखाती है, साथ ही और भी कई लोगों की फाइल्स। प्रत्येक फाइल में उस व्यक्ति का एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। कायला एलवाई की फाइल खोलती है और समझाती है कि ये एप्लीकेशन ओनर को किसी भी रिकॉर्डिंग कैपेबल डिवाइस को इन्फिल्ट्रेट करने की अनुमति देती है, चाहे वो डिवाइस ऑन हो या ऑफ।
जैसे ही वे ब्रान के कंप्यूटर से सारे सीक्रेट्स अनकवर कर लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। वे कीथ और उस लिस्ट पर भी चर्चा करते हैं जो कायला ने उसे दी थी, जिसमें पिछले 5 सालों में इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़े कर्मचारियों के नाम थे। अचानक कायला का कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और उन्हें शक होता है कि मास्टरमाइंड ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया है। एलवाई सुझाव देता है कि उन्हें कीथ को खोजना चाहिए क्योंकि वह कुछ कर सकता है। कीथ डॉक्टर से मिलने गया है, जबकि कोको पास में छिपकर सब कुछ सुन रहा है। डॉक्टर इस बात से खुश है कि ब्रान बच गया, जबकि कीथ अब भी टेरिबल कॉफी की शिकायत करता है। डॉक्टर ने एक समय कीथ की डिसएग्रेबल नेचर को ठीक करने के लिए कोई दवा खोजने के बारे में सोचा था। कुछ समय चैट करने के बाद कीथ अपराधी को पकड़ने का निर्णय लेता है। इस बीच सैवेज मेंबर को ड्रग की कमी के कारण विथड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। अचानक कुछ थग्स आकर उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें दिखा देता है कि असली ताकतवर कौन है। ग्रुप का एक चश्मा पहने युवा आदमी आता है और उसे ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। बाद में जब पुलिस आती है तो वो एक टैटू दिखाता है, जिससे पुलिस उसकी बात मान लेती है। इस टैटू के जरिए हमें पता चलता है कि ये ग्रुप वही मार्केट मेकर है जिसे ब्रान ने कभी कायला को दिखाया था। इसके बाद एलवाई ऑफिस जाती है, जहां केवल एक सहकर्मी बचा होता है। वो पूछती है कि क्या उसने कीथ को देखा है, और वो बताता है कि कीथ अभी अभी आया था लेकिन चला गया। उसने एलवाई को उसके लिए कुछ डिलीवर करने के लिए कहा था। इस बीच विलन अस्पताल लौट आया है ताकि ब्रान को पूरी तरह खत्म कर सके, लेकिन कीथ पहले से ही वहां था उसे रोकने के लिए। कीथ को वॉच से उत्तर मिल गया था जो ब्रान ने पीछे छोड़ दिया था। ये सब इस विलन का नाम उजागर करने के लिए था, जो असल में पुलिस स्टेशन में जीन नाम का एक सहकर्मी था। कीथ ने जीन पर 8 सालों से but had silently overlooked that Jean would take away everything precious to Keith, just as he had done before, until there was no one close left around Keith. But instead of trying to attack Keith, he cut his own throat. Keith फिर met Coco and was knocked unconscious by him. एलवाई बाद में आई और देखा कि जीन मर चुका था। वो अभी भी whispering Keith's नाम while Keith was now on the rooftop with Coco. जैसे ही वे मिले, कीथ ने तुरंत गेस किया कि वह असैसिन भी था। कोको को पता था कि Keith was what the white-haired man had guided him to, because the constellation name he mentioned was a way of referring to an older person जो उसे सही रास्ता दिखाएगा। कीथ को पता था कि वह एक लड़की यूना को ढूंढ रहा था और उसका नंबर 13 था, और जो लेटर भी उसने छोड़ा था वो एक्चुअली नंबर 1 भी था। जिसे वो ढूंढ रहा था वो नंबर 4 था, और उस बी में 4 स्ट्रोक्स थे। सिर्फ वह और यूना ही उस सिंबल को पहचान सकते थे, इसलिए उसने उसे फैलाने के लिए किलिंग जारी रखी और यूना से मिलने की चाहत रखी। वो बस ये जानना चाहता था कि यूना कहाँ थी, लेकिन कीथ को बदले में कुछ चाहिए था, इसलिए उसने कहा कि वो उसे टेम्पल में मिले। उसी दिन बोरिस ने अब मारियो को उस जगह ले जाया जहां कीथ काम करता था। वे सस्पेक्ट कर रहे थे कि कीथ ने जीन को मारा है और उसे प्रोसिक्यूशन के लिए अरेस्ट करना चाहते थे। सालों पहले कीथ ने बिना परमिशन के एक किलर को अरेस्ट करके इंटेरोगेट किया था। एलवाई अब डॉक्टर से मिलने गई ताकि कीथ के बारे में पूछ सके। स्थिति सुनते ही डॉक्टर को तुरंत समझ आ गया कि कीथ ने जीन की डेथ कॉज नहीं की, क्योंकि कीथ इतना केयरलेस कभी नहीं था। कीथ हमेशा से एक अनप्लेजेंट पर्सन रहा था, लेकिन अच्छे लोग हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और उसके साथ रहते थे, और एलवाई उनमें से एक थी। जब एलवाई को पर्याप्त जानकारी मिल गई तो वो चली गई और डॉक्टर को लगा कि वो बिल्कुल उस व्यक्ति जैसी दिखती थी। बाद में कीथ को बोरिस ने ढूंढ लिया, जिसने उसे इंफॉर्मेशन दी। वह जानता था कि कीथ गुनाहगार नहीं था, इसलिए उसने उसे टेम्पल में कोको से मिलने के लिए ले गया। जब वे मिले तो उसने कोको को बताया कि उसने उसके बारे में क्या पता किया था। सालों पहले विंग स्केल्टन्स एक्सकवेट किए गए थे और ऐसा माना गया था कि ह्यूमंस से हायर कोई एग्जिस्टेंस हो सकता है, इसलिए उन्होंने लिविंग पीपल पर एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उन्हें हायर एंटिटीज में बदला जा सके। देश ने पब्लिक सपोर्ट के लिए बुलाया, लेकिन चीजें ग्रेजुअली रुक गई, इसलिए प्रॉमिसिंग ह्यूमंस को बनाने के लिए इनब्रीडिंग का उपयोग करना पड़ा, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। हालांकि एक साइंटिस्ट आया और राजा से कहा कि वह स्थिति बदल देगा, और फिर
प्रॉमिसिंग लोगों को इंटेलिजेंस एजेंट्स बनने के लिए भेजा गया, जिन्हें मार्केट मेकर्स कहा गया। उन्होंने गवर्नमेंट के लिए किल किया और प्रोटेक्शन पाया। और इसी रिसर्च में अब एक ब्रेक थ्रू आया था, जिससे 2 सक्सेसफुल एंटिटीज बनी, लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई। कोकू को बस इतना याद था कि यूना उससे अलग हो रही थी और गन पाउडर की स्मेल थी। कोकू को नहीं पता था कि कीथ ने उसके बारे में जानकारी कैसे जुटाई। तो उसने रिवील किया कि 3 जापानीज डॉक्टर्स में से एक, जिसने उसे एग्जिस्टेंस में लाने में मदद की थी, वो उसका फादर था। और उसने 12 साल की उम्र में इस रिसर्च को डेसिफर किया था। अचानक एक लड़की आई और कोकू पर अटैक किया। उसने कीथ को पीछे धकेला और फाइट करने लगा। वो लगातार उसके अटैक्स को ब्लॉक करता रहा और उनकी फाइट के कारण टेम्पल की पिलर्स डैमेज होने लगी और जल्द ही पूरा टेम्पल कोलैप्स हो गया, जिससे लड़की का असली चेहरा सामने आया। जैसे ही कोकू पास गया, कीथ ने उसे कहा कि उसे किल न करे। मेमोरीज वापस आने लगी, जिससे उसे एहसास हुआ कि यही लड़की यूना थी, जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। लेकिन वो उससे नफरत करती थी, जिससे कोकू को एहसास हुआ कि अब उसे प्रायश्चित करना होगा। यूना को यकीन था कि कोकू ने उसके अन्य फ्रेंड्स को मार दिया था और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब कोकू के पास 2 चॉइसेस थी। 1, डाई एट द हैंड्स ऑफ द पर्सन ही लव्ड मोस्ट, या 2, टेक एक्शन अगेंस्ट हर। कोकू उसे समझाना चाहता था, लेकिन यूना कीथ सुन नहीं रहा था। उसे ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन यूना ने कोकू को एक बार छुरा घूम दिया। इसके बावजूद कोकू ने बस यूना को गले लगाया और उसे फिर से पाकर खुश था। यूना को अब कोकू याद आ गया और उसने अतीत की खुशहाल यादों को याद किया, लेकिन साथ ही उसे इतने लंबे समय तक गायब रहने के लिए दोषी ठहराया। लेकिन उनके पुनर्मिलन के तुरंत बाद दोनों को लीडर ने एक ही थ्रस्ट से भेद दिया, जो दोनों के आर पार चला गया। कोकू गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो गया और निर्णायक रूप से लड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे उसके 2 सबॉर्डिनेट्स ने गोली मार दी। कीथ को एम्यूनिशन तैयार करना पड़ा ताकि वह कोकू की मदद कर सके। सैवेज ने कोकू पर हमला किया और उसे स्टैब कर दिया, लेकिन उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने स्टेक्स गिरा दिए, जिससे सैवेज और कोकू दोनों घायल हो गए। फिर वो उसके पास आया और उसे पैथेटिक कहकर मजाक उड़ाया और स्टेक्स को ऊपर खींच दिया। कोकू ने जमीन पकड़ ली, जिससे स्टेक्स बाहर आ गए। कीथ वहां पहुंच गया और हिम पर गोली चला दी, लेकिन वो बस खड़ा रहा और कीथ को शूट करने दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे भारी पड़ा, क्योंकि उसके हाथ पर लगी गोली हील नहीं हुई। उसके सबॉर्डिनेट ने उसे कीथ को मारने की कोशिश बंद करने और तुरंत ट्रीटमेंट के लिए लौटने को कहा। हालांकि वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसे और उसके साथी को स्टेक्स पकड़कर भागना पड़ा। इसके बाद कीथ ने कोकू को कार में ले लिया और पाया कि वह अपने पिता की नोटबुक रखे हुए था। उसके पिता ने कहा था कि कोकू कीथ में अपना इमेज पहचानेगा और उसे ढूंढेगा। अब कोकू पुराने मेमोरीज के बारे में सपना देख रहा था। अतीत में वो कई अन्य विशेष बच्चों के साथ एक कैसल में रहता था, जहां कीथ के पिता भी थे। यूना को अन्य बच्चे अक्सर बुली करते थे क्योंकि वो कमजोर थी, और कोकू हमेशा उसकी मदद करने आता था। लेकिन वो भी कमजोर था और एक साथ कई बच्चों से नहीं जीत पाता था। उसने कीथ के पिता से पूछा कि बाकी बच्चे इतने स्ट्रांग क्यों हैं, जबकि उसे केवल अपना बाया आई इस्तेमाल करने से मना किया गया है। उस व्यक्ति का मानना था कि शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन कोकू को लगा कि ये सिर्फ बड़ों की खोखली बातें हैं। उसे विश्वास था कि अगर वो स्ट्रांग नहीं बना तो वो किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। बाद में यूना ने उसे अकेले में खींचकर उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। कोकू को समझ नहीं आया कि वो स्कूल में सबके सामने क्यों नहीं कह सकती थी। यूना ने कहा कि उसे डर था कि वो फिर से बुलीड होगी, लेकिन कोकू ने कहा कि उसे कोई बुली नहीं कर सकता। कोकू ने यूना से वादा किया कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसे एक सीक्रेट साइन दिखाया। ये साइन था नंबर 13, जो उसे दर्शाता था, और रोमन न्यूमरल 4, जो यूना को दर्शाता था। बाद में लोग इसे लेटर भी समझने लगे। उसी रात स्कूल पर हमला हुआ। कोकू भागकर यूना को बचाना चाहता था, लेकिन कीथ के पिता ने
उसे किरिस्मे नाम के व्यक्ति को सौंप दिया ताकि वह कोकू को सुरक्षित स्थान पर ले जाए, जबकि वो खुद यूना को खोजने गया। इस बीच यूना डरकर वही साइन बना रही थी ताकि कोकू उसे पहचान सके, लेकिन सफेद बालों वाले मीनुकी ने उसे पहले ढूंढ लिया। उसने खुद को कोकू का भाई बताया और यूना को अपने साथ ले जाने के लिए बहकाया। कोकू बाहर पहुंच चुका था, लेकिन यूना की चिंता कर रहा था। किरिस्मे ने कहा कि वे हाइडआउट जाएंगे और यूना बाद में आ जाएगी। इस बीच कीथ के पिता ने मित्सुकी को हाइडआउट जाने के लिए कहा, लेकिन मार्केट मेकर ने उन्हें ढूंढ लिया और मित्सुकी ने बीट्रे कर दिया। उसने अपने ही पक्ष को धोखा देकर मार्केट मेकर का साथ देने के लिए कीथ के पिता को स्टैब कर दिया। कोकू हाइडआउट पहुंच गया, लेकिन दुश्मनों ने उनका पता लगा लिया था। इसलिए किरिस्मे ने उसे अंदर जाने के लिए कहा और खुद रुककर दुश्मनों से लड़ने लगा। वो चाहता था कि कोकू जिए, क्योंकि वह उनका किंग था। कोई और आवाज न सुनने के बाद कोकू वापस बाहर गया और देखा कि सभी मारे जा चुके थे। फिर वो वापस स्कूल लौटा, लेकिन वहां कोई सर्वाइवर नहीं बचा था। यूना का छोड़ा हुआ साइन देखकर वो बस माफी ही मांग सका। फिर वो कीथ के पिता से दोबारा मिला, जिन्होंने उसे एक नोटबुक दी जिसमें उसकी पूरी जानकारी और उसका उद्देश्य लिखा था। उसे अब बस यूना को फिर से खोजना था। कीथ के पिता को यकीन था कि कोकू एक दिन कीथ को ढूंढेगा और वो उसका मार्गदर्शन करेगा। इसके बाद कोकू हाइडआउट वापस चला गया और उसने तय किया कि अपने फ्रेंड्स के सबसे मजबूत पार्ट्स को अपने बॉडी पर ग्राफ्ट करेगा। कोकू बाद में उठा और कीथ से कहा कि उसकी आई में मेमोरीज को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है और उसने अपनी खुद की मेमोरीज को गिल्ट से बचने के लिए सील कर दिया था। लेकिन जब उसने यूना की आंखों में देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। इस बीच एरिक पर उसके सुपीरियर्स का प्रेशर था कि वो जल्द से जल्द कीथ को ढूंढे, वरना उसका पूरा ऑफिस डिसबैंड हो जाएगा। ये पुलिस चीफ मिनात्सुकी के साथ कोलैबोरेट कर रहा था और उसने उसे पुलिस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दी थी। उसे याद आया जब उसे अपना आर्म काटना पड़ा था, क्योंकि वो हील नहीं हो सकता था और वो एक मिस्टीरियस फिगर के साथ कोऑपरेट कर रहा था। इस व्यक्ति ने कुछ रिकॉग्नाइज किया जब उसने कीथ की बुलेट देखी। उसी समय कीथ के घर को पुलिस ने सराउंड कर लिया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। एलवाई ने कीथ के फॉर्मूलाज के पाइल को देखा और वो कंफ्यूज्ड हो गई। पूरा रूम फॉर्मूला से भरा हुआ था, जैसे कि उसे सफेद पेंट कर दिया गया हो। अंत में वो समझ नहीं पाई कि कीथ किस आंसर को खोजने की कोशिश कर रहा था। कीथ उस समय फिशिंग कर रहा था और जब उसने फिर से कोको से मुलाकात की तो उसने एक पिक्चर में दिख रहे क्रिमिनल के बारे में पूछा। ये वही था जिसने उसकी सिस्टर को मारा था, लेकिन उसे पता था कि वो असली कल्प्रिट नहीं था, क्योंकि उसका मेथड अलग था। वो नहीं जानता था कि वह किसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कोर्ट में उसने अपनी टंग काट ली और मर गया ताकि वो रिवील न कर सके कि क्राइम किसने किया। कीथ जानता था कि कोको ने इस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज किया था। कोको ने कहा कि वो ह्यूमन नहीं था, बल्कि वही था जिसने उसके स्कूल पर हमला किया था। जिन लोगों से वो पहले निपट चुका था वे वही थे जिन्होंने स्कूल पर हमला किया था, और उसका केवल एक ही उद्देश्य था, रिवेंज और यूना को खोजना। जिस दिन वो स्मोक और डस्ट से घिर गया था और उसे डिस्पेयर महसूस हुआ था, उसने कसम खाई थी कि वो उन सभी को मारेगा और किसी भी कीमत पर यूना को ढूंढेगा। उस रात एरिक ने मार्केट मेकर की इन्वेस्टिगेशन की और कीथ को कॉल किया। एरिक ने डीकोडिंग भी कर ली थी और उसे पता था कि ब्रांड पर हमला किसने किया था, जबकि कीथ इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि असल में उसकी सिस्टर को किसने मारा। कीथ अपने आंसर के बहुत करीब था, लेकिन एरिक चाहता था कि वो पुलिस स्टेशन लौट आए और अपना नाम साफ करे, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो अब ट्रूथ के ज्यादा करीब था। उसने एरिक का धन्यवाद किया और अपना फोन फेंक दिया। अगली सुबह एलवाई ने मिस्टर बोरिस को कीथ के घर बुलाया और उसे बताया कि उसने सीलिंग पर रेड फॉर्मूलाज देखे जो कंप्लीट थे। जब उसने उन्हें डीकोड किया तो उसने एक ड्राइंग खोजी। मिस्टर बोरिस जानता था कि ये ड्राइंग किसकी थी और ये कीथ की रिटर्न से कैसे रिलेटेड थी। उसने रिवील किया कि ये कीथ की सिस्टर थी जिसे 8 साल पहले मार दिया गया था। अब कीथ जानता था कि जिन लोगों का कोकू पीछा कर रहा था वे ह्यूमन नहीं थे,
वे 20 साल की उम्र में अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगते थे और खुद को मेंटेन करने के लिए उन्हें वो येलो लिक्विड चाहिए होता था। लेकिन समय के साथ वे और ज्यादा इंसेन हो जाते थे। उन्हें रोकने का एक ही तरीका था, उन्हें मार देना। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद कीथ कुछ खाने के लिए बाहर गया। एलवाई फिर एरिक से मिलने गई और कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदलना चाहती है। एरिक ने बाद में सुनने की बात कही, लेकिन उसने आर्ग्यूमेंट किया कि अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो वे कभी कीथ को नहीं ढूंढ पाएंगे। एरिक ने कहा कि वह इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन डाल रही थी और अगर उसे पसंद नहीं तो वो अपनी बैच छोड़कर जा सकती है। उसने कहा कि उसे ऐसे फूल की जरूरत नहीं जो ऑर्डर्स फॉलो ना कर सके। एलवाई गुस्से में अपनी बैच छोड़कर चली गई, लेकिन ये वास्तव में एरिक की इंटेंशन थी ताकि एलवाई खुद कीथ को ढूंढ सके। वह जानता था कि एलवाई और कीथ एक ही लेवल के थे, इसलिए उसने उसे जाने दिया ताकि वो खुद उसे खोजे। अब पूरा डिपार्टमेंट मार्केट मेकर द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था और सच्चाई यह थी कि वो खुद भी कीथ को नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए उसने एलवाई पर दाव लगाया। एरिक फिर कायला की जगह गया ताकि वो देख सके कि एलवाई कहां जा रही थी। मिस्टर बोरिस ने एलवाई की कार पर एक ट्रैकर लगा दिया था और अब वो हर जगह कीथ को खोज रही थी। उसने क्लूज को फॉलो किया और स्ट्रीट पर लोगों से पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। कीथ ने वो जगह खोज ली जहां कीथ ने एरिक के साथ बात करने के लिए बैठा था, लेकिन उसे कीथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर उसे वे अजीब स्पाइसेस याद आए जो उसने कीथ के घर में ईटिंग करते समय सूंघे थे। कीथ अब ब्लू बुलेट्स बना रहा था। ये ऑक्सीडाइज बुलेट्स थी और मार्केट मेकर समूह की कमजोरी थी। उसे ये ज्ञान अपने पिता की नोटबुक से मिला था। कोको ने पूछा कि वह पिछले कुछ दिनों से इधर उधर क्यों घूम रहा था और उसने कहा कि वो उसके ठीक होने का वेटिंग कर रहा था। उसने अपनी स्वॉर्ड कीथ की ओर की और पूछा कि वो उसे खोजने का क्या इरादा रखता है। कीथ चाहता था कि वो स्वॉर्ड हटा ले ताकि कोई हिंड्रेंस ना हो और वो आराम से बात कर सके। इस बीच एरिक का समूह अभी भी एलवाई की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा था। कोको कीथ से कुछ बातें कर रहा था जब उसने भूख लगने की शिकायत की और ईट करने की इच्छा जताई। उसने कोको से पूछा कि क्या उसे यूना पहली बार मिलने पर योना जैसी लगी थी। पहले तो नहीं, लेकिन बाद में हाँ। इससे कीथ को एक और सुराग मिला। उसने कोको को उन 2 व्यक्तियों के बारे में बताया जिन्हें वो खोजना चाहता था। उनमें से एक वो था जिसने उसके पिता को किल किया था और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बहन की डेथ का कारण बना था। दूसरा व्यक्ति इंसान था और उसके पास माइंड मैनिपुलेशन करने की शक्ति थी। उसी व्यक्ति ने कोको की योना को इतना क्रूर बना दिया था जब वे पहली बार मिले थे। मीनू की समूह ने कोको की लोकेशन का पता लगा लिया था और उनमें से एक ने नीचे जाकर देखने का फैसला किया। मिनात्सुकी ने अपने साथियों को कोको को किल करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि सिर्फ जांच करने के लिए कहा। इस बीच एलवाई मोहल्ले में घूम रहा था और कीथ पास के रेस्टोरेंट में था। कीथ दूसरे आदमी के बारे में सोच रहा था, जबकि कोको ने वादा किया था कि वो पहले व्यक्ति से बदला लेगा जिसने उसके पिता, जो कोको का टीचर भी था, को मारा था। कीथ ने तब कोको को बताया कि मार्केट मेकर अपनी योना को कहां छिपा रहा था, लेकिन उसे एलवाई ने पकड़ लिया। कोको भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। एलवाई ने पूछा कि कीथ भाग क्यों रहा था, जबकि कीथ को यह जानकर सरप्राइज्ड हुआ कि कोको और एलवाई एक दूसरे को पहले से जानते थे। एलवाई ने कोको से पूछा कि वो कीथ के साथ क्यों था और कीथ ने झूठ बोला कि वे ब्रदर्स हैं और उसने कोको से कुछ चीजों में मदद मांगी थी। लेकिन एलवाई को उसकी बहन के बारे में पता था और उसे यह भी समझ आ गया कि कीथ को वो पसंद क्यों नहीं थी, क्योंकि वो उसे उसकी बहन की याद दिलाती थी। लेकिन अगर वो रिवेंज लेने की योजना बना रहा था तो वो इसे पुलिस अधिकारी के रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अचानक मित्सुकी द्वारा भेजा गया व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करते हुए कीथ की कार पर फायर करने लगा। कोको को लड़ना पड़ा, जबकि कीथ ने कहा कि वे वहां से निकलने के बाद एलवाई को पूरी ट्रूथ बताएगा। कोको लगातार अटैकर की बुलेट से बचता रहा और अंत में एक घातक हमला किया। कीथ को फिर अरेस्ट कर स्टेशन ले जाया गया, जहां एरिक ने उससे पूछताछ की। कीथ ने समझाया कि उसने इस परेशानी में पड़ने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि उसे कुछ चीजों की कंफर्मेशन करनी थी।
उसने कहा कि वो ये पता लगाने के बहुत करीब था कि उसकी बहन को किल करने वाला कौन था। वो व्यक्ति अभी एट लार्ज था और एक कंट्रोल डिसऑर्डर से ग्रसित था जो अपनी इच्छाओं के लिए किलिंग करता था। वो व्यक्ति मार्केट मेकर समूह को भी नियंत्रित कर रहा था और उनके बहुत करीब था। एलवाई की वजह से वो ऑफ ट्रैक हो गया था और अब वो खुद से सर्च करना चाहता था। एरिक ने उस पर चिल्लाया कि कीथ हमेशा चीजें अकेले करने की कोशिश करता था, बजाय इसके कि वो फ्रेंड से मदद मांगे। उसने कीथ से बहुत कुछ सीखा था और अब वो कीथ की मदद करने का फैसला कर चुका था। 8 साल पहले एरिक ने योजना बनाई थी कि वे कीथ के साथ मिलकर हत्यारे को किडनैप करके उसका पर्दाफाश करेंगे, लेकिन कीथ ने ये सब अकेले किया, जिससे एरिक को खुद कीथ को अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन अब इस स्थिति में वो और बाकी सभी लोग एक अलग टीम होंगे जो कीथ के नेतृत्व में काम करेंगे, क्योंकि विभाग को वैसे भी भंग कर दिया जाएगा। जैसे ही वे मार्केट मेकर को गुमराह करने की योजना बना रहे थे, कीथ ने कहा कि उसके पास पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो ये काम कर रहा था। उसने खुलासा किया कि उसे डॉक्टर पर सस्पेक्ट था, क्योंकि जिस दिन वे पहली बार मिले थे, फिर उसने एक लिसनिंग डिवाइस को सिगरेट पैक में छिपाकर डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर बहुत भारी स्मोकर था और वो पैक एक दिन में खत्म हो गया, लेकिन कीथ को पता चला कि डॉक्टर अब भी अपनी बहन से बात कर रहा था, इसलिए वो एलिस बेड का उपयोग करने वाला था। एलवाई बिना जैकेट पहने डॉक्टर से मिलने गई ताकि डॉक्टर उसकी पीठ पर बना 2 स्टार टैटू देख सके, जिसे कीथ ने उसे लुभाने के लिए बनाया था। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक डॉक्टर ने बेट ले लिया और एलवाई भी ऐसा अभिनय करने लगी जैसे उसे सच में कीथ पसंद हो। जब वे इंटेरोगेशन रूम में वापस आए तो सब हंस पड़े, जबकि कीथ शर्मा गया। लेकिन डॉक्टर को अब भी संदेह था कि ये कीथ का जाल है, इसलिए वो थोड़ा सतर्क रहा। मिनात्सुकी इस बात से नाराज हो गई और उसे उस ट्विन ने डांट दिया जिसका भाई कोकू ने हाल ही में मारा था। वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगा और फिर उसे फेंक दिया। डॉक्टर ने फिर देखा कि एलवाई बस का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। उसने ऑफर दिया कि वो उसे राइड दे सकता है। बोरिस और मारियो उसके पीछे पीछे गए। एलवाई कीथ की बहन की तरह दिखती थी, इसलिए उसने डॉक्टर को लुभाने के लिए उसी तरह का एक्ट किया। उसने उसी तरह से बात की और स्नो के बारे में चर्चा की, जिससे डॉक्टर को लगा कि वो और भी ज्यादा कीथ की बहन जैसी है। यहां तक कि उसने ग्लासेस भी पहन लिए, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने मॉडर्न म्यूजिक चला दिया जो कीथ की बहन के स्टाइल से मेल नहीं खाता था। यही गलती डॉक्टर को एहसास करा गई कि वो कीथ की बहन जैसी नहीं है। डॉक्टर फिर अपनी कार को एक कार वॉश में ले गया। बोरिस अब भी दूर से ऑब्जर्व कर रहा था और फॉलो कर रहा था। वे डॉक्टर के घर तक पहुंच गए और कीथ ने देखा कि इतने वर्षों बाद भी कुछ नहीं बदला था, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था और अब वे एलवाई से कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए बोरिस और मारियो को अंदर जाकर जांच करनी पड़ी। पहली फ्लोर पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला, बस जगह बहुत समय से वीरान लग रही थी। ऊपर से आवाजें आईं तो वे ऊपर गए। शुरू के कुछ रूम्स खाली थे, लेकिन जब वे आखिरी कमरे में पहुंचे तो वहां एक सैवेज मैन और उसके पपेट से सामना हुआ। उसके पास एलवाइस जैकेट थी जिसमें लिसनिंग डिवाइस था और वो आत्महत्या करने के लिए बमों का एक झुंड लेकर आया था। दूसरी तरफ से काफी समय तक कोई खबर नहीं मिली, इसलिए सबको चिंता हो गई कि कुछ गलत हो गया है। लेकिन बोरिस और मारियो अभी भी जीवित थे, बस हल्के घायल हुए थे। कीथ को एहसास हुआ कि डॉक्टर ने कार वॉश में किसी को बदल दिया था और वो पहले ही देख लिया गया था। एरिक तत्काल सर्च ऑर्डर जारी करने वाला था, लेकिन कीथ ने उसे रोका, क्योंकि इससे सिर्फ लक्ष्य सतर्क हो जाता। वो इसे सही तरीके से हल करना चाहता था ताकि पिछली गलतियां न दोहराई जाए। वो एलवाई को मरने नहीं देगा, इसलिए चिंता मत करो। अब एलवाई को होश आ गया है, लेकिन वो खुद को एक ऑपरेटिंग टेबल पर पूरी तरह से लकवाग्रस्त पाती है। उसके चारों तरफ कई लड़कियों की लाशें पड़ी हैं, जिन्हें डॉक्टर पहले ही पकड़कर प्रताड़ित कर चुका था। डॉक्टर ने तुरंत वह स्टार मार्क मिटा दिया, ये जानते हुए कि ये जरूर कीथ का किया हुआ होगा। उसे पता था कि ये जगह जल्द ही खोज ली जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि कीथ को इसका पछतावा करवाएगा, भले ही वो इस जगह तक पहुंच जाए। इस बीच कोकू अब एक बर्फीले पहाड़ पर इंतजार कर रहा था,
क्योंकि कीथ ने एक बार उससे कहा था कि वहां खड़ा रहे और फिर कूद जाए। सही समय पर अपने पंख फैलाए तो हवा उसे बादलों तक ऊपर उठा लेगी। वहां उसे एक लार्ज हिडन हॉट एयर बलून मिलेगा जिसके अंदर यूना उसका इंतजार कर रही होगी। कोको को नहीं पता कि यूना अभी भी वहां है या नहीं, लेकिन कीथ ने उसे होली रेलिक स्टोन के बारे में बताया था जिसे उसने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। उसमें कई लाइंस ऑफ टेक्स्ट और रूपक थे जिन्हें क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या विकर्ण रूप से पढ़ा जा सकता था। लेकिन जिस चीज पर उसने ध्यान दिया वो थी ब्लैकविंग किंग, 13वीं फुल मून नाइट, जब 2 प्रीस्ट्स द्वारा चुना गया व्यक्ति शक्ति, कॉमरेड्स और पंख प्राप्त करेगा, तब वो ब्लैकविंग किंग बनेगा। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। 2 पुजारिनों ने उसे एक ब्लू स्वॉर्ड दिया और उससे एक को मारने की रिक्वायरमेंट रखी। जो मारी जाती वो राजा के लिए पावर बनती, जबकि जो बचती वो राजा के साथ लड़ती। उसने महसूस किया कि ये तलवार किरमा की थी और जो मारी गई थी वो व्हाइट हेड पुजारिन थी जिसने पहले उससे लड़ाई की थी। इस पहचान को देखकर उसे चिंता हुई कि कहीं यूना की मौत का कारण न बन जाए। कीथ चाहता था कि वो फेट को स्वीकार करे या फिर अगर उसे ये पसंद नहीं तो इसके खिलाफ लड़े। उसे भविष्य से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये डिस्पेयर लाता है या होप। अब यूना जहाज पर है और आशा करती है कि कोकू उसे बचाने आएगा, लेकिन मित्सुकी चाहती है कि वो जाग जाए क्योंकि कोकू इस ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। इस बीच कीट्स ग्रुप डॉक्टर को खोजने की कोशिश कर रहा है। कायला को याद आता है कि उसका ट्रैकिंग ऐप अभी भी काम कर रहा है। वो एरिक से कहती है कि वो सैटेलाइट को एक्सेस करे और सफलतापूर्वक पता लगाती है कि डॉक्टर पोर्ट की ओर गया। कायला ने संदिग्ध स्थानों को घेरकर कीथ को जांचने के लिए दिया। कुछ समय बाद वो समझ जाता है कि डॉक्टर एक बोट लेकर एक समुद्री मेंटल हॉस्पिटल गया होगा, क्योंकि वहां वही क्रिमिनल बंदी था जिसने अपनी टंग काट ली थी। डॉक्टर का पिता नेवी में था, जिससे उसे वहां जाने की आजादी मिल सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना करके समझा कि बोरिस को छकाने के बाद डॉक्टर को कोई और पोर्ट तक लेकर गया। उसने बोट ली और बोटमैन शायद एक म्यूटेंट था। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर भी गार्ड्स थे। अस्पताल में प्रवेश करने पर डॉक्टर ने वहां के म्यूटेंट्स को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां दी। फिर उसने एलवाई के शरीर को एक बैग में डालकर अपने अड्डे तक ले गया। वहां पहुंचकर उसने एक गार्ड को मार डाला होगा, लेकिन बाद में उसने ये विचार त्याग दिया और दोबारा कल्पना की कि जब वो कार अंदर ला रहा था तो गार्ड ने उसे सीधे अंदर जाने दिया। कीथ ने कायला से कहा कि वो सिस्टम के अनुसार डॉक्टर के बाहर जाने की कंफर्मेशन करे, लेकिन वो अभी तक नहीं गया था। उसने पूछा कि डॉक्टर ने कितनी बार ओवरटाइम काम किया है और कितने पीड़ित उसके दिए गए लक्षणों से मेल खाते हैं। दोनों संख्या मेल खाती है, जिससे उसे शक होता है कि डॉक्टर का लेर यही है। फिर उसने कायला से कहा कि वो बिल्डिंग प्लान निकाले। पिछले 300 ईयर्स की स्ट्रक्चर को देखकर उसने महसूस किया कि इस इमारत में कई लूप होल्स हैं। उसने एरिक से हैंडकफ्स खोलने को कहा और उसके साथ डॉक्टर के रूम में खोजबीन करने गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कीथ ने व्हील मार्क्स के निशान देखे। पीछे रखी एक्सरे फोटोज की ओर देखकर उसने हैंडप्रिंट्स देखे। उसने उसे दबाया और एक सीक्रेट पाथ खुल गया। दोनों एलिवेटर से नीचे गए और अंदर घुसकर देखा कि जगह भरपूर कॉर्पसेस से भरी थी, जिसे डॉक्टर ने डिस्प्ले के लिए रखा था। डॉक्टर पहले ही भाग चुका था। कीथ ने चारों ओर देखा और डॉक्टर के फादर का बॉडी पाया, पहला व्यक्ति जिसे उसने मारा था। उसने ब्लड स्टेन्स देखे और डॉक्टर का कॉल आया। डॉक्टर जानता था कि कीथ उस कमरे तक पहुंच गया है और कहा कि एलवाइस बॉडी वास्तव में कीथ्स सिस्टर से मिलती जुलती है। कीथ जानता था कि एलवाई अभी मरी नहीं थी, क्योंकि वे समय पर पहुंच गए थे। अब वो पहले से अलग था, क्योंकि अब उसके टीममेट्स थे। डॉक्टर को भागने दो, लेकिन वो उसे जल्द ढूंढ लेगा। डॉक्टर भी उसी पर निर्भर कर रहा था और उसने कॉल हैंग अप कर दिया। फिर उसने 2 पुलिसमैन को गोली मारकर उनकी कार ले ली। इस बीच कीथ और एरी को एक कमरा मिला जो कॉर्पसेस से भरा था, जिनमें एलवाई भी थी। जांच करने पर पता चला कि एलवाई को सिर्फ ड्रग्स दी गई थी, इसलिए वे उसे जल्दी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल बुलाते हैं। एरिक ने कायला से कहा कि वो पूरे क्षेत्र को सील ऑफ करे
और डॉक्टर के भागने का रास्ता ढूंढे। अब कीथ को एलवाई के मुंह में कुछ पिल मिली। डॉक्टर ने मिनात्सुकी को कॉल किया, लेकिन उस मैन वेयरिंग अ हैट ने ग्लासेस जवाब देते हैं और उसे बताते हैं कि वे अभी व्यस्त है, इसलिए उसकी मदद नहीं कर सकते। डॉक्टर फिर महसूस करता है कि वो कीथ के खिलाफ जीत नहीं सकता। जब वो कीथ की सिस्टर की छवि को छोड़ते हुए देखता है तो वो तय करता है कि वो कीथ के साथ अंत लिखेगा। कोको अब क्लिफ से कूद चुका है और आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि कीथ ने उस क्लू को हल कर लिया है जो डॉक्टर ने पिल में छोड़ा था। उसने एक पुराना बॉक्स निकाला और एक गन को असेंबल किया इसे खत्म करने के लिए। एलवाई अब जाग चुकी है और ब्रैन से मिली है। वो उसे बताता है कि वह कुछ घंटों से सो रही थी। कीथ इस सबको खत्म करने वाला है। ये याद करते हुए वो ब्रैन से पूछती है कि उसकी चीजें कहाँ है। मिनात्सुकी अब यूना को प्रताड़ित कर रहा है ताकि वो उसकी बात मान ले, लेकिन तभी एक आदमी उसे बुलाने आता है और बताता है कि जिसका वे इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। वह यूना को छोड़ देता है और कोको से मिलने चला जाता है। हैटवेयरिंग मैन जानता है कि मिनात्सुकी पागल हो गया है और वह उसे कुछ देर के लिए कोको को रोकने देता है। कोको अब उड़ चुका है और बिखरने ही वाला था कि तभी उसे स्टार्स के बीच छिपा हुआ शिप दिखता है। वो अपनी स्वॉर्ड से शिप को पकड़ लेता है और अंदर घुस जाता है। हैटवेयरिंग मैन ने यूना को येलो ड्रग इंजेक्ट कर दिया है और अब उसके बाल सफेद हो गए हैं। उसे पता है कि शो शुरू होने वाला है और ब्लैकविंग्ड किंग अब ऊपर उठने वाला है। मिनात्सुकी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे खत्म कर किंग ऑफ ऑल थिंग्स बनने की योजना बना रहा है। एरिक और बाकी लोग उन बॉडीज को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें डॉक्टर ने यहां संरक्षित किया था। अचानक एलवाई कॉल करती है और पूछती है कि कीथ कहाँ है। वे सोचते हैं कि कीथ अस्पताल में एलवाई के साथ है, लेकिन ब्रैन बताता है कि वो 3 घंटे पहले जा चुका है। एलवाई को याद आता है कि डॉक्टर ने उसके मुंह में एक कैप्सूल रखा था और कीथ ने उसे लिया था। ये सुनते ही पूरा ग्रुप तुरंत वहां से रवाना हो जाता है। कोको अब मिनात्सुकी के साथ बेरमी से लड़ रहा है। वो उसे घेर लेता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिनात्सुकी समय रहते बच जाता है। उनकी लड़ाई जारी रहती है और कोको अंततः उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। वो पूछता है कि यूना कहाँ है, लेकिन मिनात्सुकी को यूना की कोई याद नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो खुद कौन है। कोको समझ जाता है कि ये म्यूटेंट का एक लक्षण है और वो असली मिनात्सुकी नहीं है। सालों पहले मित्सुकी ने अपने जैसी आंखों वाले किसी और व्यक्ति को बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया था। मित्सुकी ने एक राइट आई का उपयोग किया जो कोको के समान था, यादें मिटाने और खुद की एक कॉपी बनाने के लिए। अब ये फेक मिनात्सुकी जानना चाहता है कि वो कौन है। वो देखता है कि कोको की आंख वैसी ही है जैसी उसने पहले देखी थी। वो बौखला जाता है और कोको पर हमला करता है, लेकिन कोको उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। असली मिनात्सुकी अब यूना को बलून से हेलीकॉप्टर में लेकर जा चुका है। कीथ अब बैठकर शिप का इंतजार कर रहा है और वो एकमात्र क्लू जला देने का फैसला करता है। कोको अभी भी यूना की तलाश में है और जब वो उस कमरे में पहुंचता है तो उसे यूना द्वारा छोड़ा गया संकेत मिलता है और उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी उसका इंतजार कर रही है। मिनात्सुकी अब यूना को वापस ओरिजिनल प्लेस पर ले गया है। कीथ शिप पर है जबकि काउंटडाउन अभी भी चल रहा है। जब काउंटडाउन खत्म होता है तो पूरा बलून फट जाता है। कीथ फिर डॉक्टर को कॉल करता है और जानता है कि वह कहाँ है। डॉक्टर उनके पुराने स्कूल में है जहां वो मेमोरी फुटेज देख रहा है। एलवाइस ग्रुप कीथ को ढूंढने के रास्ते पर है और उन्हें पता है कि वो केवल वही जा सकता है जहां उसकी सिस्टर की हत्या हुई थी। कीथ डॉक्टर से पूछता है कि उसकी मदद किसने की थी। जवाब वही होता है जो कीथ ने पहले से सोचा था, म्यूटेंट्स। डॉक्टर बताता है कि सालों पहले हुए अटैक का लीडर वही था। उसने मित्सुकी को कीथ के फादर को मारने के लिए बहकाया था और उसे ये विश्वास दिलाया था कि ये सही था। मिनात्सुकी ने उस पर नियंत्रण का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि खुद मित्सुकी भी डॉक्टर के नियंत्रण में था। डॉक्टर ने मित्सुकी से कहा था कि अगर वो कोको को मार दे तो वो नया किंग बन सकता है, लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि कोको ही किंग बने। कीथ को नहीं पता कि अब और कितनी जिंदगियों के साथ ये खेल खेला जाएगा, लेकिन उसका उद्देश्य लाइफ में केवल किल करना है ताकि कीथ उसे हंट करे। वो मानता है कि दोनों कर्स्ड ब्लड लाइन्स हैं अपनी अपनी मंजिलों के साथ और अब समय आ गया है कि उनमें से एक खत्म हो जाए।
कोको अब जमीन पर उतर चुका है। वो अभी भी जिंदा है, लेकिन गंभीर रूप से घायल है और उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है। मीनात्सुकी उसे स्टोन मॉन्यूमेंट पर यूना के साथ इंतजार कर रहा है। वो मानता है कि वो हमेशा कोको की शैडो रहा है। उसकी एग्जिस्टेंस मॉन्यूमेंट पर दर्ज नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था कोको के लिए। जब कोको किंग बनेगा तो उसे वर्थलेस समझकर हटा दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर की वजह से उसने ठान लिया है कि वह अपनी फेट बदलेगा और कोको से सब कुछ छीन लेगा। यूना मानती है कि कोको उसे नहीं हारेगा, लेकिन मीनात्सुकी सोचता है कि वह गलतफ हमी में है। वो कोको का रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहता और न ही यूना को हासिल करना चाहता है। वो एक नाइफ निकालता है, यूना को स्टैब करता है और तय करता है कि वो खुद एक किंग बनेगा, जिसे किसी प्रीस्टेस की जरूरत नहीं होगी। कोको को एहसास होता है कि यूना खतरे में है और वो तुरंत वहां पहुंचता है। कीथ ने पहले ही कोको को चेतावनी दी थी कि स्टोन मॉन्यूमेंट के पास न जाए, क्योंकि इतिहास में सभी ब्लैकविंग किंग्स वही ह्यूमंस के हाथों हारे हैं। संभावना है कि वो स्टोन उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज को खत्म कर सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मीनात्सुकी ने जानबूझकर यूना को इस पल तक जिंदा रखा ताकि वे दोनों यहां मर सकें और वो एक नए किंग की एग्जिस्टेंस इस जगह पर कार्व कर सके। इस बीच कीथ ने डॉक्टर की पूरी प्लान को एक्सपोज कर दिया। कैसे ह्यूमंस ने म्यूटेंट्स बनाए और उन्हें दुनिया में फैलाया। उसका फादर इस प्रोजेक्ट का हेड था, लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया, इसलिए डॉक्टर ने उसे वीक समझकर मार दिया। फिर उसने और म्यूटेंट्स बनाए, उनके माइंड्स को कंट्रोल किया और उन्हें किलर्स में बदल दिया। मार्केट मेकर को इस्तेमाल करके उनकी रेप्यूटेशन बनाई गई, लेकिन डॉक्टर का अल्टीमेट गोल शायद कोई आइडल नहीं था। डॉक्टर को अब एहसास होता है कि कीथ को सब कुछ पता है और उसे लगता है कि कीथ भी कोको को वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने मिनात्सुकी को किया। अब कोको स्टोन मॉन्यूमेंट पर पहुंच चुका है और पूछता है कि यूना के साथ क्या हुआ, लेकिन मिनात्सुकी यूना को तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो कोको को मरते हुए न देख ले। कीथ चाहता है कि डॉक्टर उसे अपने जैसा न समझे, क्योंकि उसके पास कोई इमोशंस नहीं है। जब भी उसे किसी को किल करने पर पछतावा होता है तो उसका माइंड एक नई पर्सनैलिटी बना लेता है और पुरानी को डिस्कार्ड कर देता है। इस तरह वो बार बार गलतियां दोहराता है और एक रील मॉन्स्टर बन जाता है। कोको अब धीरे धीरे मिनात्सुकी से हार रहा है। रिजेनरेट न कर पाना बहुत बड़ी वीकनेस बन गया है। मिनात्सुकी उसे कई बार स्लैशेस करता है और आखिरकार गन निकालकर उसे मल्टीपल टाइम्स शूट करता है। वो देखना चाहता है कि कोको फेट के खिलाफ कैसे लड़ता है। इस बीच डॉक्टर कीथ की तरफ बढ़ता है और गन पॉइंट करता है, लेकिन उसे डर नहीं है क्योंकि सब लोग अब बाहर आ चुके हैं। वे सभी चाहते हैं कि कीथ ट्रिगर न खींचे, क्योंकि फिर वह भी एक मर्डरर बन जाएगा। डॉक्टर समझाता है कि उसने कीथ की सिस्टर को इसलिए मारा क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो कीथ की सिस्टर के साथ रहेगा तो वो अपनी मैडनेस से लड़ सकेगा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि कीथ की सिस्टर अपने ही भाई से प्यार करती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कीथ बहुत गुस्से में है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो गन नहीं चलाएगा। वो अपनी गन एक तरफ करता है और देखता है कि कौन पहले अंदर आता है, शायद एलवाई। कीथ चिंता करने लगता है और उसे रोकना चाहता है, लेकिन जैसे ही एलवाई की आवाज पास आती है उसके पास कोई और चॉइस नहीं रहती। मिनात्सुकी अब कोको को कई बार शूट कर चुका है और उसके हाथ वॉल से नोच दिए हैं। वो यूना की तरफ बढ़ता है ताकि दोनों को एक साथ खत्म कर सके। जैसे ही वो नाइफ निकालता है, कोको गुस्से में चिल्लाता है। वो खुद को वॉल से छुड़ाता है, गोलियों को डॉज करता है, लेकिन मिनात्सुकी उसे पहले से इंतजार कर रहा था। वो स्वॉर्ड से कोको का हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोको हार नहीं मानता और भागता है ताकि मिनात्सुकी उसका पीछा करे। तभी मिनात्सुकी को एहसास होता है कि कोको ने अपने लेग को स्वॉर्ड में बदल लिया है। ये वही व्हाइट हेड लड़के की लेग थी और ये वाकई असरदार साबित होती है। एक पल के लिए मिनात्सुकी का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। कीथ के लिए उसे आखिरकार डॉक्टर को शूट करना पड़ता है। डॉक्टर इसी पल का इंतजार कर रहा था जब कीथ को रीजन छोड़कर किसी को किल करना पड़े। ब्रेन में गोली लगने के बाद उसके पास सिर्फ 4 सेकंड्स थे, लेकिन वे 4 सेकंड्स काफी थे इस मोमेंट को देखने के लिए। यह कहा जा सकता है कि कीथ जीत गया, लेकिन साथ ही उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड कोको से भी हार मान ली। कोको और यूना
अब वहां से चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। 3 महीने बीत चुके हैं। कीथ फिर से गायब हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को यकीन है कि वो आज लौटेगा, क्योंकि एलवाई खुद उसे पिक करने गई है। मार्केट मेकर इंसिडेंट अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है और इससे केओस मच गया है। कायला जानती है कि जब कीथ लौटेगा तो उनके पास और भी इंटरेस्टिंग केसेस होंगे। कीथ अब एलवाई द्वारा ड्रैग किया जा रहा है। उसने एक रोप भी लाई थी ताकि अगर वो रेजिस्ट करे तो उसे बांध सके, लेकिन कीथ रोप को फेंक देता है। एलवाई ने एक नई कार खरीदी है, लेकिन कीथ उसे अगली कहता है और पैदल चलने की इच्छा जताता है। फिर भी एलवाई उसे जबरदस्ती कार में बिठा देती है। एलवाई ने काफी रिसर्च की है डॉक्टर के सैटिस्फाइड स्माइल पर, जो उसने अपनी डेथ के वक्त दी थी। उसे लगता है कि डॉक्टर ने सिर्फ कीथ को हराने की खुशी में नहीं, बल्कि अपनी खुद की मैडनेस खत्म करने की राहत में भी मुस्कराया था। कीथ मानता है कि सच्चाई चाहे जो भी हो, वो अभी भी हार चुका है, लेकिन वो बिटर नहीं है, क्योंकि वह और डॉक्टर केवल 2 लोग थे, एक जिसने पजल बनाया और एक जिसने उसे सॉल्व किया। अंत में वे कोकू और यूना से दोबारा मिलते हैं और उन्हें राइड देते हैं।